उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वीरा और साई उसके साथ रहे। एन, डेरिक, डाइम, नवाल और बाकी यूनिफेलोज आते जाते रहे। उन सब की रात की फ्लाइट थी। जो वापस जा चुके थे वो वीडियो कॉल से उसका अहवाल पूछते रहे। डीन और इंतजामिया के लोगों ने भी उससे बात की। कार्ल सुबह से उसके पास ही था। फिर वो होटल तैयार होने चला गया। उसे स्टूडियो जाना था। जाने से पहले वो वक्फे से अमरहा को फूल देता रहा। जो बकौल साई वो इधर उधर से गोल करके लाता रहा था। इस दौरान आलियान कोने में रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठा रहा और जब वीरा और साई भी चले गए तो वो अपनी कुर्सी उसके बेड के करीब ले आया। उस वक्त तक अमरहा सो चुकी थी। उसके सर में दर्द से टीसें उठती थीं और उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती थीं। इंजेक्शन लगने और दवाखाने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे नींद आ जाती। नींद गहरी नहीं होती थी। वो दर्द से सोती जागती रहती थी। उसे उल्टे सीधे ख्वाब आते और वो डर कर या चौंक कर जाग जाती। सारी दुनिया सो जाए और हम कुछ चुरा ले जाएं। आलियान इस कैफियत में था और वो अमरहा को देखते उसकी तस्वीरें चुरा रहा था। दिन ने शाम को आवाज़ दी और शाम रात के इंतज़ार पर ख़त्म हुई। वो खामोशी से उसकी तस्वीरें चुराता रहा, उन्हें मनपसंद वक्त तक तकता रहा और फिर उन पर अपना नाम जब्त करता रहा। कौन ये इतराज़ कर सकेगा कि अब के वो उसकी मलकियत नहीं है। उसने ज़रा देर को आंखें बंद की और फिर खोली कि उसे ऐन सामने पाने के एहसास को फिर से छू सके और उसने उसकी दाएं हथेली खोली और अपनी उंगली से उसकी हथेली पर तहरीर खूब लिखने लगा। फिर उसकी उंगली ब्रश बन गई और वो मुसव्विर बनता चला गया। ज़माना हाल के अमरहा आलियान ज़माना कदीम की ऊंची फसीलों के शहर में आमने सामने आ खड़े हुए। संगे हिजना मुनद्दिम होने लगे और शहर ने अरूसुल बलात का भेस बदलना शुरू कर दिया। चांदी के गुलाब पाशों के मुंह खोल दिए गए और उन्हें उनके पीरों के अतराफ लटका दिया गया। अतर बेज ग्रोहों में बाअदब हो गए और गुलाब की पत्तियां सुनहरे चमकीली थालों से चुनते उनके सरों से फजा में उछालने लगे। मैं एक तमसाल गर तहरीर नातमाम को अपने मुकल्लम से तस्वीर कामिल में रंगता चला गया। इश्क जिस संघासन पर बसराम है, मैं उस संघासन पर काबिज होता चला गया। फसीलों पर मशलें रोशन कर दी गईं और दहलीजों और चौखटों, छतों और शहनशीनों में नफीस और पाकीज़ा पोशाकों में लोग सिमट सिमट आने लगे। उनके होंठों पर मुस्कुराहटें गालिब हैं और आंखों में शौक़ दीद की चाह। उनके घरों के अंदर नक्शीन थालों के थाल शरीनी से सजाए रखे गए हैं, क्योंकि उसने एकदम से रंग बखेरते मुकल्लम को मुट्ठी में जकड़ लिया और अपनी आंखें खोल दी। मैं एक अमरहा अपनी हस्ती तमसाल गर के रंगदार मुकल्लम से सजाती चली गई। इश्क जिस संघासन पर बसराम है, हम उस संघासन पर काबिज होते चले गए। लफ्ज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत बाकी न रही। वो उसे देख रही थी और वो सर झुकाए अब उसकी हथेली की पुष्ट पर वो रंग बखेर रहा था जो दुनिया की किसी दुकान से नहीं खरीदे जा सकते। फिर उसने सर उठाया और उसकी मुस्कुराहट को जा लिया जो उसके कैनवस के मेहराब पर बिखरी थी, और साथ वो भी ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे जिंदगी में कभी उसे कांटा भी ना चुभा हो। दुख की तारीफ उसने सिर्फ लुगत में पढ़ी हो। हमजा तौफ के गांव से जाने वाले सभी मुसाफिर चिरागों की लुएं धीमी होने से पहले लौट आए हैं। इंतजार को उन्होंने इंतजार ही रहने दिया, फराक में नहीं बदला। तुमने मेरे हाथ पर क्या बनाया है? कितने ही लंबे अरसे बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ। अमरहा ने पहला सवाल पूछा। खुद को, उसने वो जवाब दिया जिसके बाद किसी और सवाल की जरूरत ही न बाकी रही। खुद को, उसने जाने खुशी से कई बार जेरे लब उस जवाब को दोहराया और जाना कि उसके सवाल का उससे खूबसूरत जवाब कोई और होता तो कितना बदसूरत होता। उसने खुद को उसकी दस्तरस में दे दिया, खुद को उसमें रकम कर दिया। झालरों को किनारों में पेवस रखे चमकते दमकते सुर्ख सब बारीक थाल पोशों को उतार लिया गया।
और थालों को छतों और शहनशीनों, दहलीजों और चौखटों में तकसीम हो जाने दिया। अमरहा ने महसूस किया कि मुसर्रत नकरई कह के लगाती उसके वजूद में एहतमाम से सरायत कर रही है और इस बार उसका कयाम मार्जी नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। उसने चाहा कि वो छलांग लगाकर बेड से कूद जाए और खिड़की से बाहर खुद को निकालकर पूरी कुव्वत से चिल्लाकर पूछे, क्या इस वक्त दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई है? अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारे पास आलियान है। लेकिन उसने ये सब नहीं किया क्योंकि उसे कुछ और करना और कहना था। तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे लिए मर चुकों जैसी हूँ, मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अमरहा अपनी सारी तकलीफ भूल चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे ये सब अपने नाम की तरह याद था। वो आगे बढ़ने से पहले पिछले हिसाब चुकाना चाहती थी। लफ्ज मर के इस्तेमाल से जैसे आलियान फिर से नीम मुर्दा सा हो गया और उदासी से बोला, हाँ मुझे सिर्फ फर्क ही नहीं पड़ा, तुम एक बुरे इंसान हो। अमरहा जरा सा उठकर टेक लगाकर बैठ गई और ये करते उसने जानबूझकर आलियान की मदद नहीं ली। बिलाशुबा मैं एक बुरा इंसान हूँ, आलियान ने बहुत आराम से मान लिया। तुम इंतहाई बददिमाग और गुस्सीले इंसान हो। पहले जुमले से अमरहा की तसल्ली नहीं हुई। हाँ और मैं दीवाना सा भी हूँ, आलियान ने उसकी तसल्ली करनी चाहिए। तुम जिद्दी और हट दरम हो। बिल्कुल, और मैं बहुत बदतमीज भी हूँ। हाँ तुमने अभी तक बात करने की तमीज नहीं सीखी। तुम इतने कितने सारे बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक इतना बड़ा सा मुंह बसोड़ लेते हो। तुम्हारी आंखों की सख्ती बारूद की तरह महसूसात के परकच्चे उड़ा देती है। हाँ बिलाशुबा तुम सच कह रही हो, उसने कहा, जबकि अमरहा के ज़ख़ीरा अल्फाज पर वो हंसना चाहता था। तुम्हारा दिल पत्थर का है। नहीं, मैं सारे का सारा ही पत्थर का इंसान हूँ। आगे अमरहा को समझ नहीं आई कि और उसे क्या क्या कहे। जो यूनिवर्सिटी की मेहराब में उसे समेटे खड़ी थी, वो अब उसे उसकी बुराइयां गिनवा रही है और उसे बता रही है कि वो किस कदर बुरा है। कहा जाता है कि औरत शिकवे का दूसरा नाम है और मैं ये कहती हूँ कि महबूबा शिकवे का पहला नाम है। मैंने सुना कि तुम मुझे आवाज़ें दे रहे हो और तुम्हारी आवाज़ फर्श से अर्श तक उठती जाती है। आलियान की बुराइयां ख़त्म हो गईं या उसकी याददाश्त जाती रही तो अगली बात उसने ये कह दी और बेआवाज़ रोने लगी। और उसी रोने के दौरान उसने फैसला किया कि उसे आलियान के साथ इंतहाई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, कम से कम इतने वक्त तक के लिए जितने वक्त आलियान ने अपनाए रखा। तुम मेरा हाथ छोड़ दो और सुन लो, मैं कई सालों तक तुमसे बात नहीं करूंगी। और आलियान, जो बहुत दिलगिरफ्तगी से उसे रोते हुए देख रहा था और सोचने लगा था कि शायद वो उसे नापसंद करने लगी है, और उसकी इस बात पर हंस दिया। ठीक है, मत करना बात, लेकिन सिर्फ इतना बता दो अमरहा, मेरे साथ तो रहोगी? नहीं, अमरहा ने फौरन इनकार कर दिया। ये भी ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। अमरहा की गीली पलकों को उसने उंगली की पोर से खुश करते हुए कहा। नहीं, उसने पहले से ज़्यादा सख्ती से कहा, और आलियान ने उसे उसकी अदा जाना और उसे बताना चाहा कि अब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां अमरहा उसे छोड़कर रह सके और वो उसे वहां रहने भी दे। मैं इस बात पर कायम रहूंगी। आलियान जवाब में खामोशी रहा तो उसने उसे याद दिलाया कि नहीं का मतलब क्या होता है। नहीं ही। आलियान फिर हंस दिया। इस बार नहीं का मतलब नहीं नहीं है अमरहा, हुआ भी तो मैं इस नहीं को कबूल नहीं करूंगा। उसने उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान नरमी से रखा। सुनो अमरहा, मैंने एक अच्छी दुआ मांगना सीख लिया है। मैंने जान लिया है कि हमें किस साथ में देर तक कयाम करना है। हम उस साथ को जालें जो खुदा की रजामंदी से लबरेज हुई होती है कि हमें हमारी पसंदीदा नेमत अता कर दी जाती है। मैंने उन नेमतों का शुमार करना चाहा जो मुझे अता की गईं, और मैंने मामा के बाद तुम्हारा नाम लिया। मैंने खुदा को ये बताया कि उसकी मेहरबानी मुझ पर कैसे जाहिर हुई। तुम्हारी सूरत ये भी सुनो अमरहा कि मैंने
جان لیا ہے بہاروں کا ہمیشگی قیام کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک امرہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امرہ اور ایک آلیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پا لیں کہ کوئی چال، کوئی پینترا کارگر نہیں کہ جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امرہ، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی۔ کہہ کر وہ رکا۔ شیرینی تقسیم کر دی گئی اور چاندی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گل انار گالوں کو سرخی کے لیے گازے کی صورت نہیں رہی۔ میری بے اتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہیں۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گر نے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امرہ، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پر اثر جملے۔ اب ابو علی ابن مکلا کے شاگرد خطاط درسگاہ کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی اور پھر اسے تعویذ خوبصورت لکھ کر محراب خوب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بصرہ کی تختیاں خطاطوں نے تھام لیں اور مبتلائے تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں آلیان تھا، پھر میں تم ہو گیا اور اب میں تم ہی رہ گیا امرہ۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشارے پر سندلی کلمے بلوری دواتوں میں ڈبو کر عروس الخطوط اپنائے انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنگ بصرہ کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا، اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پتال اس کا نشیمن نہیں۔ سنگ بصرہ کی دوسری سطح نقش کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشق ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شکن گرفی ارغوانی سبز والا ہی سیاہی سے اب خطاط گلکاری کرتے جاتے ہیں اور خدائے واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں، لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، پر شباب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز ابد سے جا ملے۔ گہرائی ہے، اونچائی ہے، لوگ ہیں، پس منظر میں بجھتے شہر کی جلتی روشنیاں ہیں، اور اس کے سر کے عین اوپر کئی سو کرسٹل لڑیوں کا چھتا ہے جو برقی ارتاڑ سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرقی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ مشرقی حسینہ امرہ مقام اونچائی پر ہے اور وہ مائک کے سامنے ہے۔ وہ ویرا، اس نے بجھتے شہر کی جلتی روشنیوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اداسیوں کے پانیوں سے چمکنے لگیں اور گلے کو کھنکارے بنا اس نے بولنا شروع کیا۔
पहले मैंने बात शुरू की और मैं ख़त्म करना भूल गई थी, और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, अमरहा से, खुद से या आलियान से। अमरहा, उसने गहरा सांस लिया। आप उसे नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि वो मेरी दोस्त है। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, मुझे मालूम हुआ कि मैं उसकी दोस्त नहीं थी। अगर मैं उसकी दोस्त होती तो वो मुझसे वो सब कह देती जो वो किसी और से नहीं कह सकती थी। वो बात जो उसने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कही, या उस वक्त जब वो गिर गई थी। जब मैं उसकी तरफ लपकी तो मैंने देखा कि वो पूरी शिद्दत से आंखें खोले रखने की कोशिश कर रही है। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो इतनी तकलीफ में भी उस सिम देखने की कोशिश कर रही थी जिस सिम आलियान गिर चुका था। ऐसी तकलीफ से बेहोशी में वो हॉस्पिटल आने तक कई बार चौंक कर उठी, और उसने सिर्फ आलियान का नाम लिया। जितनी बार वो चौंक कर उठी उतनी ही बार वो अपनी जख्मों से ज्यादा किसी और ही तकलीफ में थी। वीरा रुकी और उसने एक नज़र सबको देखा। वो देख सकती थी कि जिन लोगों को वो अपने और आलियान के बारे में बता गई थी, उन्हें अमरहा के बारे में जानना कैसा लग रहा था। शौक। वीरा ने सर उठाकर गिरने के करीब आंसुओं को आंखों के अंदर करना चाहा, लेकिन वो आंखों के अंदर ठहरे दूसरे आंसुओं को भी बाहर ले आए। आलियान, खूबसूरत दिलों में से एक का मालिक, वो सड़क पर ऐसे गिर गया जैसे गोली उसे लगी हो, सीधी दिल पर। वो रुकी और काफी देर तक रुकी ही रही। एक ही वक्त में दोनों ऐसे मुझ पर आश्कार हो गए। जब अमरहा ऑपरेशन थिएटर में थी और आलियान सर झुकाए खामोश खड़ा था तो मैं उसके पास गई और उससे कहा वो ठीक हो जाएगी। वो इतनी जल्दी बेहोश न होती अगर उसके सर पर ज़र्ब न लगती, और उसकी आंखों से आंसू निकल कर गिरने लगे। एक जवान मर्द रो रहा था, ठीक कर रहा था। एक मर्द अगर अपनी माँ, बीवी, बेटी की तकलीफ पर रो देता है तो वो बुलंद बांग उनसे अपनी मोहब्बत का इकरार करता है। कहकर वीरा अफसुर्दगी की इंतहा पर नजर आने लगी। जब आलियान एक बार अमरहा को देख आया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम एक अच्छे अदाकार हो आलियान, और अमरहा भी। तुम अमरहा के अलावा दुनिया के हर इंसान के साथ खुश रहने की अदाकारी करते रहे, और दुनिया के हर इंसान के होते अमरहा को जाते देखकर तुम सारी अदाकारी भूल गए। तुम दुनिया के हर इंसान के साथ खुश रह सकते होगे, लेकिन जिंदा तुम अमरहा के साथ ही रह सकते हो। मेरे साथ ताल्लुक निभाने की तुम्हारी कोशिश अच्छी थी। तुम्हारे दिल में मैंने अपना एहतराम खो दिया वीरा। उसने ऐसी शर्मिंदगी से कहा कि मेरे दिल में उसका एहतराम और बढ़ गया, और मैंने कहा, हाँ, ऐसा ज़रूर हो जाता अगर तुमने कभी मुझसे कहा होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने हमेशा कहा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, और इस पर तुम अभी भी कायम हो गए। अब तुम पहली फुर्सत में अमरहा को बता देना कि अगर तुम दोनों में तीसरे की गुंजाइश निकल सकती तो आलियान ब्राजीला स्टेडियम में दीवानावार उसके लिए भागना रहा होता। इस बार तुम उसे ज्यादा यकीन से बताना, ज्यादा वक्त लेना और उसका हाथ पकड़ लेना कि वो इनकार करके कहीं जा ना सके, और वो इनकार नहीं करेगी। मैंने बेहोशी में उसे तुम्हारा नाम बड़बड़ाते सुना है। पस मंजर की सारी रोशनियां बुझ गईं। मैं बेवकूफ़ी थी, ये सब नहीं जान सकी, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब मैं ये कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो अपनी ग्रैंड माँ को बुरा कहेंगे? उसने गीले गाल साफ किए। वो समझदार बच्चे होंगे। वो अपनी ग्रैंड मॉम की आला ज़र्फ़ी पर फख्र करेंगे। साई ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रखकर कहा। वीरा चौंक कर पलटी। लोग गुम कर दिए गए, रोशनियां बुझा दी गईं, कहानी सुना दी गई। वो होटल के बाग के अंधेरे गोशे में अकेली खड़ी थी। साई उन्हीं के होटल शिफ्ट हो चुका था और 1 घंटे की नींद भी ले चुका था। फिर जैसे वो बहुत बेचैन सा होकर उठा। उसे याद आया जब वो सोया था तो बहुत खुश था, क्योंकि अलमिया दास्तान तरबिया हो चुकी थी। तो फिर वो ऐसे हड़बड़ा कर क्यों उठा? वो बेड पर बैठ गया। इतने साल हो गए थे उसे साई बने। अब लोग उसके पास नहीं आया करते थे।
वो कैंपस बना उनकी सिमत मुड़ जाता था और कहता था, सुनो, शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। वो उठा और दूसरी मंजिल पर आया। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। फिर ये सोचकर कि वो हॉस्पिटल अमरहा के पास न चली गई हो, उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। काउंटर पर आकर पूछा। उन्होंने एक बार की तरफ इशारा कर दिया। वो बार गया, वो वहां भी नहीं थी। वो खुद ही उसे ढूंढता रहा। फिर उसे अंधेरे गोशे में खड़े बातें करते देखा। वो खुद में इतनी मगन थी कि वो ऐन उसके पीछे खड़ा होकर सब सुनने लगा और उसे खबर नहीं हुई। उसने वीरा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। दोनों नीचे कारपेट पर दीवार से कमर जोड़कर साथ साथ बैठ गए। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, बात साई ने शुरू की। हाँ, बहुत दुखी हूँ साई, इसलिए कि मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मुझे हकीकतन यही लगा कि अमरहा आलियान को दोस्त की हैसियत के अलावा पसंद नहीं करती। और आलियान, साई, ऐसा ही तो होता है। एक ब्रेकअप के बाद कुछ वक्त लगा और सब ठीक। मैं अमेरिका से वापस आई तो अमरहा मुझे बदली हुई मिली। मैंने पूछा तो उसने बताया कि दादा ऐसे लड़के से उसकी शादी करना चाहते हैं जिसे वो पसंद नहीं करती। मैंने पूछा, तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तो उसने कहा, मुझे इस सब से दिलचस्पी नहीं है। ये कहते वीरा ने तासुब भरा अंदाज अपना लिया। क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ साई? तुमने ये क्यों सोचा? पता नहीं, कुछ बातों के हो जाने में हमारा इख्तियार नहीं होता वीरा। उनके होने या ना होने पर एक अच्छा ड्राइवर अगर हादसा कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। इसका मतलब है कि सड़क, गाड़ी और कुछ दूसरे अवामिल ने मिलकर हादसे के असबाब पैदा कर दिए। अच्छे और बुरे वाक़यात के असबाब बनते हैं वीरा। आलियान को खुद पागल बनाने की क्या जरूरत थी साई? तुमने देखा वो कैसे उसका नाम ले लेकर भागता फिरता रहा था। उसने खुद को पागल नहीं बनाया वीरा, बस शायद उस पर देर से अदराक हुआ। दोनों थोड़ी खामोशी से अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सोच को सोचते रहे। तो ग्रैंड माँ ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा किया। साई ने हंसकर एक नई बात शुरू की। वीरा जरा हंस दी। अगर ना करती तो अमरहा रूसियों के बारे में अपने पोते पोतियों को क्या बताती कि वो खुद गर्ज होते हैं और हमारी जगहों पर काबिज हो जाते हैं। वो खुद रूस आती, ना अपनी पोती को कभी आने देती, बल्कि रूस के बारे में टीवी पर कोई खबर चल रही होती तो वो चैनल बदल देती और सोचती रूस दुनिया के नक्शे पर होता ही ना तो कितना अच्छा होता। साई पूरी जान से हंसने लगा। तुम मजाक में ऐसा कह सकती हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी ना होता। अगर मेरी और आलियान की शादी होती तो ऐसा ही होता। वो अपनी हथेलियां मसलने लगी और ऐसा करते वो ऐसी बच्ची लगने लगी जिसकी सारी गुड़ियां चुरा ली गई हों और उनके कपड़े जला दिए गए हों। साई ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। आलियान उस मशर की लड़की का प्रिंस था। तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तो कहीं और तुम्हारे इंतजार में होगा ना? हाँ, बस अब यही काम रह गया है। सब काम छोड़कर उस प्रिंस चार्मिंग को ढूंढते फिरना या उसके इंतजार में बैठ जाना। मैं एक बालिग इतनी बड़ी सी लड़की हूँ, दी लेडी वीरा। मुझे तुम इन फेरी टेल से नहीं बहला सकते। फेरी टेल्स हमारी हकीकी जिंदगियों से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती वीरा। जहाँ एक वीरा है, एक साई, एक कार, दो अमरहा आलियान। क्या किसी फेरी टेल में ये सब होंगे? हमारे पास दुख है, सुख है, मिलना, पछड़ना, रोना, मुस्कुराना, गिर जाना और खड़े होना। ये सब है, कहीं कम कहीं ज्यादा। शानदार महल, कीमती मलबूसात, आराइशी जिंदगी, खेलकूद, मुस्कुराहटें, खूबसूरती और नगमे ही जिंदगी को फेरी टेल नहीं बनाते। जिंदगी को फेरी टेल हमारी सोच बनाती है। प्रिंस चार्मिंग वो नहीं जो एक बड़ी सल्तनत का शहजादा है या जो बहुत खूबसूरत है। प्रिंस चार्मिंग हर वो इंसान है जो एक शफाफ दिल का मालिक है, जो बिला इम्तियाज इंसानों से मोहब्बत करता है। मैं, तुम, आलियान, अमरहा, कार्ल, हम सब। ये जिंदगी तब भी फेरी टेल से ज्यादा खूबसूरत होती है जब हर साथ हमें फजा में बसी खुशबू महसूस होती है। आसमान शानदार महल की छत लगता है और जमीन मखमली कालीन जो हर नए कदम पर एक नए रंग में ढलती है। वीरा ने साई के कंधे पर सर रख दिया और उसे खामोशी से सुनती रही।
और सुनते सुनते सो गई। साई ने उसे ऐसे सोते देखा तो चाहा कि आज की पूरी रात उसे उस इंसान के लिए दुआएं करते गुजार देनी चाहिए, और वो ज़ेरे लब दुआ या नज़्मों को ऐसे दोहराने लगा कि वो नींद से जाग ना जाए लेकिन नींद में सुन भी ले। वीरा मौत सी बर्फ में खिलते खिलौते फूल की तरह वो उस एहसास को खातिर में न लाई कि खज़ां में वो अकेली बहार है। मेरी कहानी के ये दो किरदार तुलुए आफताब से, दोस्ती में हरफ़े ख़ास से, मिसालों में बेमिसाल से। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स डेस्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।